संथाल परगना की 3 लोकसभा सीटों के लिए प्रचार चरम पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज साहिबगंज के उधवा में करेंगे सभा। इंडी गठबंधन के नेता भी प्रचार में जुटे। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में गिरिडीह और धनबाद में मतदान में आगे रही महिलाएं। राज्य में अब तक 129 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी बरामद। मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आज पीएमएलए की विशेष अदालत में हुई पेशी। ईडी पिछले 10 दिनों से रिमांड पर लेकर कर रही थी पूछताछ। और चक्रवातीय तूफान रेमल बंगाल तट से टकराया। प्रधानमंत्री ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। राज्य में अगले 2 दिनों तक कई जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। संथाल के चुनावी रणक्षेत्र को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। सभी दलों के शीर्ष नेताओं का गोड्डा, दुमका और राजमहल संसदीय क्षेत्रों में जोरदार तरीके से प्रचार अभियान जारी है। इस कड़ी में भाजपा के स्टार प्रचारक सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को दुमका में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि संथाल परगना की इन 3 सीटों पर 1 जून को मतदान निर्धारित है। दुमका से भाजपा की सीता सोरेन और झामुमो के नलिन सोरेन समेत अन्य प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं गोड्डा संसदीय क्षेत्र से निवर्तमान सांसद निशिकांत दुबे एक बार फिर जनता के बीच हैं। प्रदीप यादव यहां से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कई अन्य उम्मीदवार भी चुनावी रणक्षेत्र में ताल ठोक रहे हैं। इधर राजमहल संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने इस बार ताला मरांडी को चुनाव में उतारा है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निवर्तमान सांसद विजय हांसदा को एक बार फिर मौका दिया है। इधर भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक सह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजमहल लोकसभा क्षेत्र के साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री सिंह पार्टी प्रत्याशी ताला मरांडी के समर्थन में चुनावी सभा करेंगे। इसे लेकर राजमहल विधायक अनंत ओझा ने भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और जनसभा को सफल बनाने की रणनीति बनाई। उधर संथाल के चुनाव प्रचार में इंडी गठबंधन के नेताओं का भी धुआंधार प्रचार जारी है। इस कड़ी में झामुमो के स्टार प्रचारक सह मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कल जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत मालवा मैदान में इंडी गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान श्री सोरेन ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। जनसभा को मंत्री मिथिलेश ठाकुर और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने भी संबोधित किया। आराम से हम लोग रहते हैं, उस चीज का अमन चैन को यहाँ बहाल करके रखना है। इसके लिए इंडिया गठबंधन उस तानाशाही के विरोध में आप सबों को आज वोट देने के आज वोट मांग रहा है। वो तानाशाही जो भारतीय जनता पार्टी का है, देश का प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का है, उस झूठ का राजनीति को हम लोग को जवाब देना है वोट के माध्यम से। अपने परिवार को छोड़कर, अपनी पार्टी को छोड़कर और जो दूसरे दल में जाकर झारखंड विरोधी जो सरकार है केंद्र में बैठी हुई, उसकी गोदी में जाकर अपने स्वार्थ के लिए आज इस लोकसभा चुनाव में वोट मांग रही है। सीता मुर्मू सोरेन जी, एक एक वोट के लिए उनको तरसा देना है और आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसका बदला लेना है। आपके बेटे, आपके भाई, आपके चहेते माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को जेल में भेजा गया है, उसका बदला लेना है, मतों से जिताना है। यहाँ जो साथी आए हैं गोड्डा तरफ के या मधुपुर क्षेत्र के, उनसे मैं कहना चाहता हूँ एक एक वोट आप लोग हमारे उम्मीदवार जो है प्रदीप यादव जी को उनको दे करके विजय बनाना है। राजमहल से जो लोग आए हुए हैं और दुमका क्षेत्र से जो लोग आए हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं भी चूकिए नहीं। हम लोग को बदला लेना है मोदी से। मोदी से लड़ाई हमारी है, मोदी सरकार से झगड़ा हमको है, उनको हटाना है, अपने में नहीं लड़ना है, अपने में नहीं झगड़ना है। उधर संथाल के चुनाव प्रचार में इंडी गठबंधन के नेताओं का भी धुआंधार प्रचार जारी है।
इस कड़ी में झामुमो के स्टार प्रचारक सह मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कल जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत मालवा मैदान में इंडी गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान श्री सोरेन ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। जनसभा को मंत्री मिथिलेश ठाकुर और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने भी संबोधित किया। उधर इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारक सह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ओडिशा के बालासोर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव गाजीपुर और चंदौली में चुनावी प्रचार करेंगे। कांग्रेस अपने 350 से ज्यादा की सीट के लक्ष्य के साथ मतदाताओं को लुभाने के लिए मैदान में है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज ओडिशा के बालासोर में चुनाव प्रचार करेंगे। ओडिशा के बाद राहुल गांधी बिहार में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी पटना साहिब, पाटलिपुत्र और आरा में मतदाताओं से इंडिया गठबंधन के लिए वोट की अपील करेंगे। राहुल गांधी पटना साहिब से कांग्रेस उम्मीदवार अंशुल अभिजीत और पाटलिपुत्र में राजद प्रत्याशी मीसा भारती के समर्थन में रैली करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस की स्टार प्रचारकों में से एक पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी आज हिमाचल प्रदेश का रण संभालेंगी। प्रियंका कांगड़ा और चंबा में 2 सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करेंगी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव गाजीपुर और चंदौली में रैली करेंगे। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में मतदाताओं से वोट की अपील करेंगे। उधर संथाल के चुनाव प्रचार में इंडी गठबंधन के नेताओं का भी धुआंधार प्रचार जारी है। इस कड़ी में झामुमो के स्टार प्रचारक सह मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कल जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत मालवा मैदान में इंडी गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस बीच भाजपा के स्टार प्रचारक सह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, सलेमपुर और चंदौली में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी विजय कुमार दुबे के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। कुशीनगर के बाद अमित शाह सलीमपुर में जनसभा कर बीजेपी प्रत्याशी रविंदर कुशवाहा के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। इसके बाद वो चंदौली में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वो भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के समर्थन में मतदान की अपील करेंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि छठे चरण के मतदान में गिरिडीह और धनबाद में महिलाएं, जबकि रांची और जमशेदपुर में पुरुषों ने अधिक भागीदारी निभाई है। श्री कुमार ने कल प्रेस वार्ता में बताया कि इस चरण में राज्य में मतदान प्रतिशत 65.40 रहा। उन्होंने बताया कि मतगणना के दिन पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद इस आंकड़े में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। श्री कुमार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक झारखंड में 129 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी की जब्ती की गई है। 67.23। धनबाद का फाइनल वोटिंग परसेंटेज 62.06। धनबाद का फाइनल वोटिंग परसेंटेज 62.06। रांची का फाइनल वोटिंग परसेंटेज 65.36। रांची का फाइनल वोटिंग परसेंटेज 65.36। जमशेदपुर का फाइनल वोटिंग परसेंटेज 67.68। अब ये डेटा देखने समय में आपका गिरिडीह, धनबाद में महिला वोटर का संख्या ज्यादा है, 14% वोटिंग हुई थी। रांची, जमशेदपुर में थोड़ा सा कम है। इसमें साथ में हम लोग को 2019 का डेटा कंपेयर करेंगे। ये चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी 2019 का परसेंटेज से थोड़ा ज्यादा ही वोटिंग हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, राजौरी में रिकॉर्ड मतदान के लिए स्थानीय लोगों को बधाई दी है। लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान के लिए अनंतनाग, राजौरी की मेरी बहनों और भाइयों को विशेष बधाई। उनके उत्साहपूर्ण भागीदारी उनके लोकतांत्रिक भावना का जीवंत प्रमाण है। पड़ोसी राज्य बिहार के भागलपुर और गोड्डा जिले के आईएमए के सदस्यों की बैठक हुई। इस दौरान आईएमए के सदस्यों ने गोड्डा लोकसभा के लिए 1 जून को होने वाले मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया।
गोड्डा के डॉक्टरों के साथ एक गेट टुगेदर था और इस गेट टुगेदर का एक पर्पस ये था कि जो हमारे गोड्डा के प्रत्याशी हैं, एमपी प्रत्याशी माननीय डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, उनके सपोर्ट में भागलपुर के डॉक्टर यहाँ के डॉक्टरों का अपील करने आए थे कि आप उनको सपोर्ट करें। रांची के बरियातू स्थित बड़गाई की करीब 9 एकड़ जमीन खरीद बिक्री मामले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड उच्च न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की गई है। श्री सोरेन की ओर से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली गई थी। रांची की पीएमएलए कोर्ट ने पूर्व में उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। न्यायालय में दाखिल जमानत अर्जी में श्री सोरेन की ओर से कहा गया कि उनके ऊपर जमीन कब्जे का जो आरोप लगाया गया वह बेबुनियाद है। टेंडर घोटाला से जुड़े मामले में छापेमारी के दौरान बरामद करीब 35 करोड़ रुपए के मामले में मंत्री आलमगीर आलम की 11 दिनों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आज पीएमएलए की अदालत में पेशी हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने श्री आलम से पूछताछ की आवश्यकता बताते हुए फिर से रिमांड देने का आग्रह किया। गौरतलब है कि ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर घोटाला मामले में 15 मई को पूछताछ के दौरान उन्हें ईडी की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में उनके पीएस संजीव लाल और नौकर जहांगीर को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रदेश में तेजी से बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल के जरिए ठगी को लेकर सरकार सख्त है। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल रोकने का निर्देश दिया है। सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अंतर्राष्ट्रीय फर्जी फोन कॉल रोकने के निर्देश दिए हैं। संचार मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि जालसाज भारतीय नागरिकों को भारतीय मोबाइल फोन नंबर दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय फर्जी फोन कॉल कर रहे हैं। इन फोन कॉल से साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी की जा रही है। विज्ञप्ति में कहा गया कि दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर दूरसंचार सेवा प्रदाता ने अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉलों को पहचानने और उन्हें किसी भी भारतीय दूरसंचार ग्राहक तक पहुंचने से रोकने में मदद करने के लिए एक प्रणाली तैयार की है। दूरसंचार विभाग के निर्देशों के मुताबिक भारतीय लैंडलाइन नंबरों के साथ आने वाली अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉलों को दूरसंचार सेवा प्रदाता पहले से ही ब्लॉक कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि अब दूरसंचार सेवा प्रदाता को ऐसी अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉलों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम यूजर्स की सुरक्षा के लिए संचार साथी पोर्टल सहित कई पहल की हैं, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद अभी भी कुछ धोखेबाज ऐसे हो सकते हैं जो अन्य तरीकों से ठगी करने में सफल हो जाएं। ऐसी कॉलों के लिए यूजर्स चक्षु पर फ्रॉड कम्युनिकेशन की रिपोर्ट कर सकते हैं। गिरिडीह जिले के गांवा वन विभाग की टीम ने अवैध माइका उत्खनन के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान जंगल में आधा दर्जन से अधिक खदानों में छापेमारी की गई, जिसमें दर्जनों पीस जेलेटिन, डेटोनेटर, माइका और खनन में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरणों को जब्त किया गया। इस मामले में खदान संचालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। में खनन स्थल से 45 पीस जिलेटिन, 1 पीस डेटोनेटर, लगभग 4 क्विंटल माइका एवं माइका खनन करने का उपकरण सहित बहुत से सामानों को हम लोगों ने जब्त किया है। मामले की छानबीन की जा रही है। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य के उद्योगों में 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देने के सरकार के फैसले के विरुद्ध झारखंड उच्च न्यायालय में केस दर्ज कर उद्योगों को राहत दिलाने की कोशिश की जा रही है। यह जानकारी लघु उद्योग भारती के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्वोत्तर भारत के प्रभारी ओम प्रकाश मित्तल ने दी। सरायकेला खरसावां की आदित्यपुर में लघु उद्योग भारती की प्रांतीय बैठक में उन्होंने ये बातें कहीं। इस बैठक में जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो के साथ लघु उद्योग भारती के कई पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में लघु उद्योग भारती द्वारा पूर्व में किए कार्यकलापों को रखा गया। वहीं संगठन के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। संगठनात्मक दृष्टिकोण से के साथ साथ में जेम, QSI क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर
सेमिनार वगैरह की जाए, उसके ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाए। विविध प्रकार की जो यहाँ उद्योगों के संबंध में जो झारखंड के संबंधित है और केंद्र की सरकार के संबंधित जो है फाइनेंस और GST के अलावा सब प्रकार की समस्याओं पर विचार किया गया और उसके ऊपर उचित समाधान किस प्रकार से हो और संगठनात्मक गतिविधि बढ़े। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने आज उनकी समाधि स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत अन्य नेता इस अवसर पर उनके समाधि स्थल शांतिवन पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित की। पंडित नेहरू का आज ही के दिन वर्ष 1964 में निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर अपने संदेश के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भीषण चक्रवातीय तूफान रेमल के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश इसकी ओर कमजोर पड़ने की संभावना, कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के सभी जिलों में तूफान और भारी बारिश हुई है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जहां इसकी ओर कमजोर पड़ने की संभावना है, चक्रवात के चलते बंगाल के तटीय इलाकों से 1 लाख से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। चक्रवात से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल में NDRF की 14 टीमें तैनात हैं। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। चक्रवात के प्रभाव से निपटने के लिए भारतीय नौसेना भी पूरी तरह से मुस्तैद है। तो रेमल को लेकर प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई हैं। भारतीय कोस्ट गार्ड चक्रवाती तूफान रेमल के बाद की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। कोस्ट गार्ड के साथ आपदा प्रतिक्रिया टीम, जहाज, ओवरक्राफ्ट चक्रवात रेमल के बाद की परिस्थितियों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं, जिससे त्वरित कार्रवाई की जा सके। तो भीषण चक्रवाती तूफान रेमल ने तेज हवा और भारी बारिश के साथ पड़ोसी देश बांग्लादेश के तट पर भी दस्तक दी। बांग्लादेश मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक रविवार आधी रात को चक्रवात सागर द्वीप और बांग्लादेश तट पर पहुंचा। चक्रवाती तूफान रेमल के प्रभाव से बांग्लादेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है। बांग्लादेश ने तटीय इलाकों से करीब 8 लाख से ज्यादा लोगों को निकाला है। BMD ने बहुत भारी वर्षा के कारण कॉक्स बाजार, बंदरबन, रंगमती, खगराचारी और चट्टोग्राम के पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका जताई है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात रमेल से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पूरी मदद दी है और आगे भी यह जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय को हालात पर नजर रखनी चाहिए और चक्रवात के पहुंचने के बाद हालात की समीक्षा करनी चाहिए, ताकि तबाही के बाद पुनर्निर्माण के लिए जरूरी सहायता प्रदान की जा सके। बैठक में आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे और अन्य संबंधित पहलुओं का जायजा लिया। तो किस तरीके से चक्रवात तूफान रहेगा, इससे निपट सकते हैं। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी कम से कम नुकसान के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने चक्रवात रेमल के मद्देनजर संबंधित अधिकारियों से बात की। साथ ही उन सभी क्षेत्रों में NDRF की पर्याप्त तैनाती की गई जहां चक्रवात का प्रभाव हो सकता है। लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया गया और आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियां यहां सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं कि जान माल की सुरक्षा हो। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने भी चक्रवात रेमल पर एक आपातकालीन समीक्षा बैठक की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस ने कहा कि बंगाल आत्मविश्वास और साहस के साथ इस संकट का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पहली बार नहीं है कि बंगाल इस तरह के संकट का सामना कर रहा है।
हम निश्चित रूप से आत्मविश्वास से, प्रभावी ढंग से और सक्रिय रूप से इस तूफान का सामना करेंगे। इस संबंध में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस बीच चक्रवातीय तूफान रेमल का झारखंड में भी असर दिखने लगा है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 दिनों तक खूंटी, गुमला समेत कोल्हान और संथाल के कई जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात होने की संभावना है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। संथाल परगना की 3 सीटों पर रिकॉर्ड मतदान सुनिश्चित करने के लिए जोर शोर से मतदाता जागरूकता अभियान संचालित हो रहा है। इस कड़ी में गोड्डा में स्वीप कार्यक्रम के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के सभी वर्गों ने अपनी भागीदारी निभाई। जामताड़ा जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता के उद्देश्य से जिला प्रशासन बनाम मीडिया एकादश के बीच फैंसी क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने मैच का शुभारंभ खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। इस दौरान सभी को मतदान को लेकर शपथ भी दिलाई गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोयला कारोबारी की हत्या करने पहुंचे लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू गैंग के 4 शूटर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। गिरफ्तार आरोपियों में झारखंड के बोकारो जिले के चास थाना क्षेत्र निवासी रोहित स्वर्णकार, राजस्थान के पाली जिला के सियारी थाना क्षेत्र के सारण निवासी मुकेश कुमार, देवेंद्र सिंह और पप्पू सिंह उर्फ पप्पू का नाम शामिल है। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ट्रक सहित 3 करोड़ 14 लाख रुपए से अधिक का डोडा जब्त किया है। इस मामले में वाहन चालक और खलासी को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य तस्कर फरार हो गया। तस्करों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए डोडा के ऊपर खाली बोरा और तेल का टीना रख दिया था। कोडरमा जिले के इंदौर से हावड़ा जाने वाली शिप्रा एक्सप्रेस के कोच अटेंडेंट ने उस पर सवार 2 यात्रियों के साथ जमकर मारपीट की। हालांकि इस मामले में 5 अटेंडेंट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। धनबाद के बरवाडा स्थित NH2 हाईवे पर हुई भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि वाहन पर सवार अन्य 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बरवाडा पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हजारीबाग जिले के कोर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत जेबरा कॉलोनी से पुलिस ने एक छात्र का शव फंदे से झूलता बरामद किया। मृतक छात्र गिरिडीह का रहने वाला था। पुलिस ने मृतक छात्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गिरिडीह जिले में अवैध माइका खनन के खिलाफ वन विभाग की टीम ने गांवा वन प्रक्षेत्र में छापेमारी कर 45 पीस जेलेटिन, 1 डिटोनेटर समेत कई सामग्री बरामद की है। हालांकि इसमें संलिप्त सभी लोग भागने में सफल रहे। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। रांची जिले के सदर थाना क्षेत्र के बड़गाई स्थित एक मॉल में तैनात गार्ड की मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर मॉल के समीप प्रदर्शन किया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और परिजनों से बातचीत कर मामले को सुलझाया। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू की राजधानी में पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। इससे निपटने के लिए रिम्स ने तैयारी कर ली है। हॉस्पिटल में सभी निवारक उपायों के अलावा पर्याप्त संख्या में एंटीवायरल दवाएं भी तैयार रखी गई हैं। और अब बात कारोबार जगत की। शेयर बाजारों ने जनवरी मार्च तिमाही में सूचीबद्धता अनिवार्यता को पूरा नहीं करने पर इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और ONGC ऑयल इंडिया लिमिटेड और बेंगलुरु रिफाइनरी पर कुल मिलाकर 34 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बीते वित्त वर्ष 2023 और 24 की चौथी जनवरी मार्च तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.1 से 6.7% के बीच रहने की उम्मीद। भारत पे ग्रुप और फोन पे ग्रुप ने आपस में मिलकर फैसला किया कि अब वे दोनों पे प्रत्यय को लेकर ट्रेडमार्क का दावा नहीं करेंगे। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी NTPC लिमिटेड का वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही जनवरी मार्च में मुनाफा सालाना आधार पर 33.22% बढ़ा।
अमेजन के अधिकारी कुमार राघवन ने कहा कि भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम मैच्योर है और इसमें कई अनुकूल परिस्थितियां भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। जून में बैंक कुल 10 दिन तक बंद रहेंगे। इनमें से 5 रविवार और 2 शनिवार की छुट्टियां रहेंगी, जिनके चलते बैंकों में कामकाज नहीं होगा। वैश्विक पटल पर अस्थिरता के बीच भी भारत में ईवी की बिक्री में वृद्धि देखी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024 भारत में ईवी की बिक्री 1.7 मिलियन यूनिट को पार कर गई है। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। कोलकाता नाइट राइडर्स ने तीसरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर आईपीएल की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। इस जीत के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स तीसरी बार खिताब हासिल करने में कामयाब हुई। भारतीय महिला जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इस जीत के साथ ही दीपा कर्माकर एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। भारत के अनुभवी तैराक श्रीहरि नटराज ने फ्रांस में चल रहे 30वें मेयर नॉस्ट्रम तैराकी टूर्नामेंट में 50 मीटर बैकस्ट्रोक में रजत पदक अपने नाम कर लिया। उन्होंने 25.50 सेकंड का समय निकालकर हंगरी के एडम जास्जुक के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 28 मई को ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2024 में हिस्सा नहीं लेंगे। नीरज चोपड़ा चोट की वजह से इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। भारत की महिला बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को मलेशिया मास्टर्स में दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। पीवी सिंधु को महिला एकल के खिताबी मैच में चीन की वांग जी यी के हाथों हार झेलनी पड़ी। भारतीय पैरा एथलीट श्रीमन झा ने उज्बेकिस्तान में आयोजित एशिया पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। 27 मई वर्ष 1957 में कॉपीराइट अधिनियम यानी प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम पारित हुआ। यह बिल लोकसभा में पारित हुआ। इससे पहले यह विधेयक 15 मई 1957 को ही राज्यसभा से पारित किया गया। कॉपीराइट के अंतर्गत आने वाले कार्य हैं साहित्यिक, संगीत संबंधी, नाटकीय, कलात्मक, आर्किटेक्चर, ब्लूप्रिंट, सिनेमेटोग्राफ फिल्म, कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर संबंधी कई अन्य कार्य। कॉपीराइट बौद्धिक संपदा का एक रूप है। किसी लेखक के द्वारा कोई लेख या प्रकाशन किया जाता है तब इसको एक निश्चित समय के लिए उस लेखक या प्रकाशन पर विशेष अधिकार ही कॉपीराइट या बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाता है। कॉपीराइट कानून द्वारा किसी भी व्यक्ति के मूल कार्य को कानूनी रूप से सुरक्षा मिलती है। जनवरी वर्ष 1958 में भारत सरकार द्वारा कॉपीराइट अधिनियम को कानूनी रूप से लागू किया गया। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। संथाल परगना की 3 लोकसभा सीटों के लिए प्रचार चरम पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज साहिबगंज के उधवा में करेंगे सभा। इंडी गठबंधन के नेता भी प्रचार में जुटे। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में गिरिडीह और धनबाद में मतदान में आगे रही महिलाएं। राज्य में अब तक 129 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी बरामद। मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आज पीएमएलए की विशेष अदालत में हुई पेशी। ईडी पिछले 10 दिनों से रिमांड पर लेकर कर रही थी पूछताछ। और चक्रवातीय तूफान रेमल बंगाल तट से टकराया। प्रधानमंत्री ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। राज्य में अगले 2 दिनों तक कई जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट।